वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है वेक्टर डायग्राम ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ये पूरे वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मर का वेक्टर डायग्राम अलग अलग लोड के लिए और विथ डिटेल नोट्स सीखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन, डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। आज जो हम वेक्टर डायग्राम स्टडी करने वाले हैं वो तीनों टाइप के लोड के लिए करेंगे। For lagging power factor means for inductive load, for unity power factor means for resistive load, and for leading power factor means for capacitive load with detailed notes. So stay tuned till the end. Once again, नमस्ते and welcome to the निहार एकेडमी। मैं हूँ सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमने जो प्रीवियसली वीडियो में सीखा था वो वेक्टर डायग्राम को हम रिवाइज करेंगे शॉर्ट में और फास्ट फॉरवर्ड वे में। अगर आपको ये डायग्राम के नोट्स भी चाहिए तो काइंडली गो फॉर द प्रीवियस वीडियो। देन तो चलिए, जैसे ही हमने प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई वोल्टेज V1 दिया तो वैसे ही ट्रांसफॉर्मर में से नो लोड करंट फ्लो होना शुरू होगा। ये मैं नो लोड के लिए केस ले रही हूँ। जैसे ही नो लोड करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो ऑफ कोर्स प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स डेवलप होगा। पर यहाँ पे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो I0 है वो V1 की कंपैरिजन में φ0 जितना पीछे होगा। अब ये जो नो लोड करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो वाइंडिंग में फ्लक्स एस्टैब्लिश होगा जो V1 की कंपैरिजन में 90 डिग्री जितना पीछे होगा। अब ये फ्लक्स प्राइमरी के साथ लिंक होने से प्राइमरी वाइंडिंग में EMF E1 डेवलप करेगा जो फ्लक्स की कंपैरिजन में 90 डिग्री जितना पीछे होगा। अब ये फ्लक्स कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा। सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF डेवलप करेगा जिसकी वैल्यू है E2 जो फ्लक्स की कंपैरिजन में 90 डिग्री पीछे होगा। अब ये जो नो लोड करंट है उसके दो कंपोनेंट होंगे। एक है एक्टिव कंपोनेंट जिसका नाम है IW जो V1 के साथ फेज में है और वो आयरन लॉस ओवरकम करने में मदद करता है, और दूसरा होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो फ्लक्स के साथ फेज में होता है और वो वाइंडिंग को मैग्नेटाइज करने में मदद करता है। तो ये है पूरा वेक्टर डायग्राम फॉर द ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड। वन मोर टाइम आई रिपीट, अगर आपको ये डायग्राम आराम से और विथ डिटेल्ड नोट्स सीखना है तो काइंडली गो फॉर द प्रीवियस वीडियो। चलिए अब हम जान लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड और प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर भी आप बोल सकते हैं। देन तो ये प्रीवियस जो हमने सीखा वो मैंने एज इट इज रख दिया है। देन अब जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लोड जोड़ूंगी तो सेकेंडरी करंट I2 फ्लो होना शुरू होगा। और यहाँ पे मैं लेगिंग का केस ले रही हूँ, इसलिए V2 की कंपेरिजन में जो I2 है वो φ2 जितना पीछे है। और वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने E2 इक्वल टू V2 ले लिया है, मीन्स मैंने सेकेंडरी वाइंडिंग के लॉस को यहाँ पे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए नेग्लेक्ट किया है। देन इसलिए E2 इक्वल टू V2 है। अब जैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग में से करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो वो जो फ्लक्स डेवलप करेगा तो वो फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक होने की वजह से वहां पे EMF डेवलप करेगा। अब ये जो EMF है वो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो खुद जिसकी वजह से आया उसका वो अपोज करेगा, मीन्स वो प्राइमरी करंट का अपोज करेगा। तो यहाँ पे प्राइमरी को क्या करना पड़ेगा कि उसको पता है कि ये जो सेकेंडरी करंट है वो ये जो प्राइमरी करंट है उसका आप अपोज करने वाला है। तो अब प्राइमरी वाइंडिंग को वो जितना अपोज करेगा उतनी ही वैल्यू का करंट उसके सामने रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे I2 है वो प्राइमरी वाइंडिंग का अपोज करने वाला है, तो प्राइमरी वाइंडिंग सेम वैल्यू का बट 180 डिग्री आउट ऑफ फेस करंट उसके सामने रखेगा ताकि उसको सामने वो फाइट कर सके। तो अल्टीमेटली हमें कोई पूछे कि जब ट्रांसफॉर्मर को आप लोड के साथ जोड़ते हो तो अल्टीमेटली प्राइमरी करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो कि प्राइमरी करंट की टोटल वैल्यू होगी I0 प्लस I2 डैश, उनका टोटल होगा इतना प्राइमरी करंट वो सप्लाई में से लेगा। बिकॉज एक तो वो सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट जो उसका अपोजिशन कर रहा है उसके सामने उसको फाइट करना है प्लस लॉसेस को भी ओवरकम करना है। सो I2 डैश प्लस I0 का टोटल होगा उतना प्राइमरी करंट ट्रांसफॉर्मर सप्लाई में से लेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सबसे पहले एक रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जान लेते हैं कि हमें पता है कि अब हम प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर स्टडी कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है तो उसकी वाइंडिंग का ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस होगा। तो हमें यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है। प्राइमरी वाइंडिंग जो हमें रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो R1, और सेकेंडरी वाइंडिंग जहाँ पे हम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R2 से। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट IMP कॉन्सेप्ट है वो है लीकेज रिएक्टेंस।
तो ये है ट्रांसफॉर्मर। जैसे ही हमने ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दिया तो ऑफ कोर्स प्राइमरी करंट फ्लो होना शुरू हुआ। अब जैसे ही ये प्राइमरी करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो ऑफ कोर्स वाइंडिंग में फ्लक्स एस्टैब्लिश होगा और ये फ्लक्स कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ भी लिंक होगा। पर ये गारंटी नहीं है कि 100% फ्लक्स जो प्राइमरी वाइंडिंग में डेवलप हुआ वो सेकेंडरी के साथ लिंक होगा। थोड़ा जो फ्लक्स का पोर्शन है वो एयर के थ्रू अपना पाथ कंप्लीट कर कर फिर अगेन वो प्राइमरी वाइंडिंग के साथ चला आएगा। मीन्स वो प्राइमरी वाइंडिंग से एयर से प्राइमरी वाइंडिंग वो एयर के थ्रू अपना पाथ कंप्लीट करेगा और वहां पे ही वो घूमता रहेगा। मीन्स हमारे लिए कोई यूजफुल टास्क नहीं करेगा। सेम केस है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ भी होगा। इसलिए ये जो फिनोमिना है उसको हम बोलते हैं लीकेज रिएक्टेंस। लीकेज रिएक्टेंस मीन्स कि ये जो फ्लक्स है जो अपना टास्क ना करते हुए वो एयर के थ्रू ही अपना पाथ जस्ट कंप्लीट कर रहा है और हमारे लिए कोई यूजफुल टास्क नहीं है। तो वो जो फ्लक्स के द्वारा हमें जो रिएक्टेंस ऑफर होता है उस रिएक्टेंस को हम लीकेज रिएक्टेंस बोलेंगे। बिकॉज हम सप्लाई तो दे ही रहे हैं इसलिए तो ये फ्लक्स पिक्चर में आया, पर ये फ्लक्स है वो हमारे लिए कोई यूजफुल काम नहीं कर रहा है, तो एक हमारे लिए लॉसी है कि बिकॉज ये तो इतना तो वेस्टेज ही है ना, हमारे लिए कुछ काम नहीं आने वाला है। तो ये जो लॉस है उसको हम लीकेज रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे। देन ये प्राइमरी साइड भी लॉस होगा और सेकेंडरी साइड भी ये लॉस होगा। चलिए अब ये जो लॉस है उसको हम ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे कि प्राइमरी के साइड जो रेजिस्टेंस है वो R1 और ये जो लीकेज रिएक्टेंस प्राइमरी साइड का है वो X1। सिमिलर वे फॉर द सेकेंडरी साइड R2 और X2। चलिए अब इक्वेशन की ओर आगे बढ़ेंगे कि जैसे ही मैंने प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दिया V1 तो हमें पता है कि प्राइमरी वाइंडिंग में से करंट फ्लो होगा I1। अब जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस है उसमें से करंट फ्लो होगा तो ऑफ कोर्स ड्रॉप होगा जिसको हम बोलते हैं I1 R1। तो अब मैं ये V1 में से इस ड्रॉप को माइनस करने वाली हूँ। एज वेल एज ये जो रिएक्टेंस है उसमें जो लॉस होने वाला है उसको भी मैं माइनस करूँगी। तो जैसे ही मैं V1 में से I1 R1 I1 X1 माइनस करूँगी तो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा EMF E1। और दूसरी लैंग्वेज में मैं V1 को फॉर्मूला का हेड बना दूं तो माइनस I1 R1 माइनस I1 X1 सामने की तरफ जाएगा तो वो हो जाएंगे प्लस। सिमिलर वे ऑन द सेकेंडरी साइड, जैसे ही फ्लक्स लिंक होगा सेकेंडरी साथ तो सेकेंडरी साइड में EMF पहले E2 डेवलप होगा। अब मुझे ये E2 में से I2 R2 I2 X2 ड्रॉप माइनस करने होंगे तब मुझे मिलेगा वोल्टेज V2। अब मुझे E2 को फॉर्मूला का हेड बनाना है तो ये माइनस I2 R2 माइनस I2 X2 सामने की तरफ जाएंगे तो प्लस। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस बिकॉज ये ही कॉन्सेप्ट के लिए हम अगला वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। मीन्स प्रीवियसली जो वेक्टर डायग्राम ड्रॉ किया उसमें बस मुझे ये चीज ऐड करनी है तो हमारा पूरा वेक्टर डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फॉर योर रेफरेंस प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे वेक्टर डायग्राम ऑफ द ट्रांसफॉर्मर और हम सबसे पहला केस लेंगे वो है फॉर द लैगिंग पावर फैक्टर मीन्स फॉर द इंडक्टिव लोड। तो सबसे पहले हमने जो भी सीखा वो एज इट इज मैं यहाँ पे रख रही हूँ। हाँ, एक चेंज आपको जरूर दिखने को मिलेगा, मैंने E1 को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है और वहाँ पे उसको मैंने मेंशन कर दिया है -E1 बिकॉज अब जब मैं ये पूरा वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करूँगी तब मैं प्राइमरी के लिए जो भी चीज़ होगी मीन्स प्राइमरी वाइंडिंग के लिए जो भी क्वांटिटी होगी वो हम ऊपर की साइड ड्रॉ करेंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए जो भी हम चीज़ ड्रॉ करेंगे वो नीचे की तरफ करेंगे। तो फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग मैंने प्राइमरी के रिलेटेड मीन्स 1 1 1 जो भी होगा वो ऊपर की साइड और 2 वाला जो भी है वो आपको नीचे की साइड देखने को मिलेगा। चलिए ये सबसे पहले केस है लेगिंग पावर फैक्टर के लिए। तो एज यू कैन सी कि V2 की कंपैरिजन में I2 है वो Phi2 जितना पीछे है तो ये एक प्रूफ है कि ये लेगिंग पावर फैक्टर का डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। देन अब यहाँ पे हम ये जो प्रीवियसली हमने जो ये ड्रॉप सीखे बस यहाँ पे हम ऐड करेंगे कि ये जो -E1 है उसमें मैं ड्रॉप ऐड करूँगी I1 R1। ये जो ड्रॉप है वो करंट I1 के साथ फेज में होता है विच मीन्स कि ये जो I1 की लाइन है वहाँ पे मैं रोलर स्केल लग के वो लाइन को मैं शिफ्ट करूँगी E1 तक और ये लाइन में ड्रॉ करूँगी। और सेट स्क्वायर की हेल्प से भी आप कर सकते हैं कि ये जो I1 वाली लाइन है उसका जो स्लोप है वही स्लोप वहाँ पे आना चाहिए बिकॉज नो डाउट ये ड्रॉप है मीन्स वोल्टेज के फॉर्म में है इसलिए हम उसको एड -E1 में करेंगे पर ये फेस करंट के साथ होता
है, ये हमें याद रखिएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस में से वोल्टेज और करंट दोनों फेज में होते हैं, इसलिए I1 के फेज में I1R1। अब ये जो I1X1 है वो इसकी कंपैरिजन में 90 डिग्री जाएगा। डन, वो हमें पावर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि R उसकी कंपैरिजन में 90 डिग्री पे XL, और ये दोनों को कंबाइन करो तो हमें मिलता है इम्पीडेंस Z। डन, तो ये I1R1 उसकी क्वाड्रेचर मीन्स 90 डिग्री पे I1X1, ये दोनों को कंबाइन करो तो I1Z1, ये अल्टीमेटली एक पावर ट्रायंगल बना है। डन, अब ये जो हमें मिला वो हमें मिला वोल्टेज V1, सो अल्टीमेटली -E1 प्लस I1R1 प्लस I1X1 तो हमें मिला V1, और इनडायरेक्टली -E1 प्लस I1Z1 तो हमें मिला V1। सिमिलर वे सेकेंडरी साइड, ये जो V2 है उसमें मैं I2R2 ड्रॉप ऐड करूंगी और वो I2 के फेज में होगा, मीन्स I2 पर हमें अपनी रोलर स्केल रखनी है और लाइन को शिफ्ट करनी है और V2 में ऐड करनी है। डन, और इनसे 90 डिग्री पे I2X2 आएगा और उसको मैं पूरा करूँ तो I2Z2, मीन्स V2 में I2Z2 ऐड करूँ तो मुझे मिलेगा E2। डन, तो यह है पूरा वेक्टर डायग्राम फॉर द लेगिंग पावर फैक्टर। चलिए अब हम नेक्स्ट सीखते हैं, वो है वेक्टर डायग्राम फॉर द यूनिटी पावर फैक्टर मीन्स फॉर द रेजिस्टिव लोड। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, सिर्फ V2 और I2 दोनों फेज में आ जाएंगे, एज यू कैन सी दोनों एक ही लाइन में आ गए बस, और कोई डायग्राम और डिस्क्रिप्शन में नो चेंज एट ऑल। देन चलिए अब नेक्स्ट सीखते हैं, वो है फॉर द लीडिंग पावर फैक्टर। तो यहाँ पे आपको चेंज दिखने को मिलेगा कि V2 की कंपैरिजन में I2 है वो phi2 जितना आगे ड्रॉ किया, और I2 में से एग्जैक्ट 180 डिग्री सामने मैंने I2 डैश ड्रॉ किया, और I2 डैश और I0 को कंबाइन करके हमें मिलता है I1। बस थोड़ा ड्राइंग में चेंज है, थियरी में कोई चेंज ज़्यादा नहीं है। बस सिमिलर वे E1 में मैं ड्रॉप ऐड करूंगी I1R1 जो I1 के साथ फेज में होगा। देन उसकी 90 डिग्री पे I1X1, फिर I1Z1, सबको कंबाइन करो तो हमें अल्टीमेटली मिलेगा V1। सेम थियरी फॉर द सेकेंडरी साइड, I2 के फेज में ऐड करूंगी, राइट। स्लाइटली स्पेस की थोड़ी कमी थी इसलिए मेरे डायग्राम थोड़ा अलग आएगा, सो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। देन और I2X2 और हमें अल्टीमेटली मिलेगा I2Z2। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो I2 है उसकी फेज में हमें I2R2 ड्रॉ करना है, सो I2R2 मेरी कंपेरिजन में आप जो ड्रॉ करेंगे वो स्लाइटली स्लेंट आएगा। लेकिन ये प्लीज याद रखिएगा कि जो I2 वाली लाइन है एग्जैक्ट उसको रोलर और सेट स्क्वायर की मदद से हमें शिफ्ट करनी है और V2 पे ड्रॉ करनी है। प्लीज ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। देन वंस अगेन ये आपके सामने मैं पूरी थियरी मीन्स हमें नोट्स एज आई प्रॉमिस्ड यू, देन तो ये पूरी नोट्स है, काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अब ये नोट्स फॉर द वेक्टर डायग्राम, ये पूरी नोट्स है वो मैंने लेगिंग पावर फैक्टर के लिए लिखी है, पर जब आप यूनिटी और लीडिंग के लिए लिखो तब बस स्लाइटली जब एंगल का डिस्क्रिप्शन है उसमें चेंज आएगा। Once again, thank you for the watching and don't forget to subscribe and share with your friends.